हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी को लेकर के। ठीक है ना, जो 2023 में जो वैकेंसी हुई थी दोस्तों, उसका एग्जाम हो चुका है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि मैंने कल ही एक वीडियो डाला था राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी को लेकर के, और उसमें मैंने आपके बहुत सारे डाउटों को क्लियर किया था। उसमें मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, रिजल्ट डेट के बारे में बताया था, और बहुत सारे जो आपके सवाल थे टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी वगैरह सारे कुछ उसमें मैंने क्लियर किया था। ठीक है ना, लेकिन हुआ क्या, उस वीडियो को डालने के बाद आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे और भी डाउट हैं, उनको क्लियर कीजिए। वो डाउट कौन कौन से हैं वो मैंने थंबनेल में लिख लिए थे। ठीक है ना, वो सारे के सारे डाउट मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, और यहाँ पर मैंने उनको नोट कर लिया पॉइंट वाइज। ठीक है, तो सारे डाउटों को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है ना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है ना, सारा का सारा कुछ, और किसी भी वैकेंसी की तैयारी कीजिए आप, हर वैकेंसी का आपको फ्री में स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह सारे कुछ इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो यदि आपके काम का हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है ना, ताकि उन दोस्तों को भी पता चले कि सारी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपके एक एक डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो डाउट है दोस्तों, वो सबसे पहला डाउट ये है कि क्वेश्चंस डिलीट होने पर मार्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये जो डाउट है ना दोस्तों, ये बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब गवर्नमेंट को पता चलता है कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन किए गए हैं और वो क्वेश्चन जो है गलती से डाल दिए गए थे एग्जाम में, तो गवर्नमेंट उनको, जो अपना राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी है, उनको डिलीट कर देगा। ठीक है ना, डिलीट करने के बाद सपोज कीजिए आपके दो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आपके 148 यानी कि 148 जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, अब विद्यार्थियों का डाउट यह है कि सर हमको ये समझाइए कि जो आपके 148 क्वेश्चन बचते हैं उनके अकॉर्डिंग, जो यानी कि 148 क्वेश्चन तो टोटल 300 नंबर के होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम 300 नंबर का था। तो इस हिसाब से हमारे जो क्वेश्चंस हैं, यानी हमारे जो मार्क्स हैं क्वेश्चंस के, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, और अगला डाउट यह है कि सर 148 क्वेश्चन होने पर जो दो क्वेश्चन डिलीट होंगे उनमें किनको फायदा होगा और किनको नुकसान होगा। ठीक है ना, यानी कि मैं लेके चल रहा हूं दोस्तों दो क्वेश्चंस का वेरिएशन। ठीक है ना, ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और एक भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए दो क्वेश्चंस का एग्जांपल लिया है। ठीक है ना, क्योंकि 2017 में दो क्वेश्चन डिलीट हुए थे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इनका डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, यदि दो क्वेश्चन डिलीट होते हैं यानी कि 148 क्वेश्चन होते हैं तो क्या होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, 148 क्वेश्चंस पर होगा क्या, क्वेश्चन तो 148 के रहेंगे, लेकिन जो हमारे मार्क्स है ना दोस्तों, हमारे मार्क्स 300 अंक के नहीं रह पाएंगे। ठीक है ना, यानी कि इस तरह से समझ लीजिए, हमारे जो मार्क्स है दोस्तों उसमें से 4 अंक कम हो जाएंगे। यानी कि जो टोटल हमारे अंक आएंगे दोस्तों, वो कितने में से आएंगे, टोटल अंक आएंगे दोस्तों हमारे 296 में से। कितने में से? 296 में से कैलकुलेट किए जाएंगे। सपोज कीजिए किसी साथी के 148 में से 100 क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है ना, तो 100 क्वेश्चन सही होते हैं, तो 296 में के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपके अंक बनेंगे ना दोस्तों, वो 200 नहीं बनेंगे, वो 200 से थोड़ा बहुत पॉइंट वाइज कम बनेंगे। ठीक है ना, इस हिसाब से आपके अंक जो है यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। तो आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर यदि दो क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो हमारे अंक 300 में से काउंट किए जाएंगे या फिर हमारे अंक 296 से काउंट किए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके जो अंक है वो 296 से काउंट किए जाएंगे। ठीक है ना, अब मेरे हिसाब से आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा। अब इस बात को समझ लेते हैं कि किस विद्यार्थी को नुकसान होगा और किस विद्यार्थी को फायदा होगा। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, टोटल क्वेश्चनों की संख्या थी 150। ठीक है ना, अब एक विद्यार्थी ने क्या किया, जो दो क्वेश्चन डिलीट हुए थे ना दोस्तों, उसके वो दो क्वेश्चन सही थे। ठीक है ना, यानी कि गवर्नमेंट की आंसर की में सही थे, लेकिन ऑब्जेक्शन लगने के बाद वो दो क्वेश्चन उसके क्या हो गए, डिलीट हो गए, यानी कि दो क्वेश्चन कट गए। अब प्रॉब्लम क्या हुई, एक विद्यार्थी तो ऐसा था जिसके दो क्वेश्चन सही थे। ठीक है ना, और एक विद्यार्थी ऐसा था जिसके ये दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या थे, गलत थे। ठीक है ना, अब हुआ क्या, हुआ ये, जब दो क्वेश्चन डिलीट हुए थे तो इसके भी 148 हो गए और इसके भी 148 हो गए। ठीक है ना, यानी कि दो क्वेश्चन का इस विद्यार्थी को सीधा सीधा फायदा होने वाला था, लेकिन दो क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से जिस विद्यार्थी के दो क्वेश्चन गलत थे ना, उसको और इसको दोनों को इक्वल कर दिया गया, यानी कि इसके भी 148 रहे और इसके भी 148 रहे। तो यहाँ पर दोस्तों उस विद्यार्थी को लॉस होगा जिस विद्यार्थी के गवर्नमेंट आंसर की में ये दो क्वेश्चन सही थे लेकिन बाद में डिलीट हो गए, और उस विद्यार्थी को फायदा होगा जिस विद्यार्थी की गवर्नमेंट की आंसर की में ये दोनों क्वेश्चन गलत थे और बाद में क्या हो गए, ये डिलीट हो गए। ठीक है ना, तो उस विद्यार्थी को फायदा होगा, क्योंकि उस विद्यार्थी को ये पिछले जो क्वेश्चंस थे वो डिलीट माने जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके अगले डाउट की।
अगला डाउट है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताई थी और ये भी समझाया था क्यों जाएगी, मैंने उसका रीजन भी दिया था। वो कल का वीडियो है दोस्तों, कल ही मैंने उस वीडियो को अपलोड किया था। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप उसकी वीडियो देख लेना, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ और उसका डिटेल में ज्यादा बताऊंगा नहीं दोस्तों, पूरा डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, क्योंकि ज्यादा डिटेल बताऊंगा तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है ना, तो उसके लगभग 105 अंक सही होना बहुत जरूरी है। और जो विद्यार्थी 105 अंक पे दोस्तों सेफ एंड सिक्योर, याद रखना इस चीज को, यानी कि आप ग्रीन जोन में हो, रेड जोन में नहीं हो, उसके बाद ज्यादा होते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ये 12 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उस विद्यार्थी के बेस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, जो विद्यार्थी ओबीसी कैटेगरी से था उसके कम से कम 103 क्वेश्चन सही होना बहुत जरूरी है और ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी के कम से कम नहीं 100 क्वेश्चंस के आसपास होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब बात करें एससी एसटी ओबीसी और एमबीसी की, तो एमबीसी की बात करते हैं दोस्तों तो कम से कम 98 क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है और एससी एसटी की यदि हम बात करें ना दोस्तों तो कम से कम आपके 95 क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है। इसके समथिंग ही कट ऑफ जाएगी। ये 12 तारीख वाले विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ बताई है, ठीक है ना। यदि 19 तारीख के जो विद्यार्थी उनका अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो भी वो जिस सपोज कीजिए एक 12 तारीख का विद्यार्थी था उसके 105 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, ठीक है ना। और 19 तारीख वाले जो विद्यार्थी थे उनके जो बैठ रहे हैं 110 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन हुआ या तो 105 वाले के 110 हो जाएंगे या फिर 110 वाले के 105 हो जाएंगे, इस तरह से उनको इक्वल कर दिया जाएगा। जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है वो बिल्कुल फैक्ट एंड फाइनल है, इसके आसपास ही जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला डाउट है दोस्तों आपका कि 19 मार्च वालों को नुकसान होगा या फिर 12 मार्च वालों को फायदा होगा। ये सबसे बड़ा डाउट है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है। देखिए 19 मार्च वालों की यदि हम बात करें दोस्तों तो 19 मार्च वालों को तो सीधा सीधा नुकसान दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, लेकिन 12 मार्च वालों को फायदा भी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं 19 मार्च वालों की, तो देखिए दोस्तों 19 मार्च वालों को ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की दोस्तों 2 प्रक्रियाएं, कितनी प्रक्रियाएं, 2 प्रक्रियाएं। अब 2 प्रक्रिया के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा किन किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये पॉइंट मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि आपको नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से होगा, उसके बाद में आपका 19 मार्च वाले और 12 मार्च वाले पॉइंट को क्लियर करता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन वाला प्रक्रिया समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन की 2 प्रक्रियाएं, या तो दोस्तों 12 मार्च वाले जो विद्यार्थी थे उनके अंकों को बढ़ा दिया जाएगा या फिर ऐसा किया जाएगा जो 19 मार्च वाले विद्यार्थी थे उनके अंकों को कम कर दिया जाएगा, यानी कि घटा दिया जाएगा, ठीक है ना। ये 2 कंडीशन हो सकती है 12 मार्च और 19 मार्च के में। अब प्रॉब्लम ये होती है कि सर 12 मार्च वाले विद्यार्थियों के सारे विद्यार्थियों के अंक बढ़ाए जाएंगे या फिर किसी एक पर्टिकुलर विद्यार्थी के ज्यादा और दूसरे विद्यार्थी के कम बढ़ाए जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से इनको जो है नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन तो दोस्तों ये हो सकती है कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि जितने भी 12 मार्च वाले विद्यार्थी थे उनसे ये कह सकती है या फिर उनका सारे के सारे जितने भी विद्यार्थी थे उनके 5 क्वेश्चन जो है बढ़ा सकती है कि सारे जितने भी 12 मार्च वाले विद्यार्थी थे उनके 5 क्वेश्चन इंक्रीज कर दिए हैं फाइनल एग्जाम में। तो उसके बाद क्या होगा, यानी कि 10 क्वेश्चन सीधे सीधे बढ़ गए। उस कंडीशन में यदि 12 मार्च वाले विद्यार्थियों के 5 क्वेश्चन बढ़ते हैं तो 19 मार्च वाले विद्यार्थियों के जो अंक है ना, यानी कि जो क्वेश्चन है उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 12 मार्च वाले विद्यार्थियों की, ठीक है ना। और दूसरी प्रक्रिया क्या हो सकती है दोस्तों, दूसरी प्रक्रिया दोस्तों ये हो सकती है कि 12 मार्च वाले विद्यार्थियों के सारे विद्यार्थियों के 5-5 अंक ना बढ़ा करके, यानी कि 5-5 क्वेश्चन ना बढ़ा करके कोई पर्टिकुलर सिस्टम निर्धारित किया जाए। और सिस्टम कैसा हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने ऐसे सुना है दोस्तों, मेरे जो सीनियर होते हैं, सीनियर टीचर्स से भी मैंने सुना है और मैंने बहुत सारे सोर्सों से इन्फॉर्मेशन लिए, तब जाके मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों। इसकी जो दूसरी प्रक्रिया है ये प्रभावी हो सकती है और इसी के हिसाब से जो है नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे दोस्तों, इस तरह से समझ लीजिए। 12 मार्च वाले विद्यार्थी, सपोज कीजिए एक विद्यार्थी ये है और एक विद्यार्थी ये है और दोनों ही 12 मार्च वाले विद्यार्थी, ये भी 12 मार्च और ये भी 12 मार्च। सपोज कीजिए दोस्तों इस विद्यार्थी ने 150 क्वेश्चनों को अटेंड किया और इस विद्यार्थी ने भी 150 क्वेश्चनों को अटेंड किया। अब इन दोनों के 12 मार्च वाले विद्यार्थियों के 5-5 अंक ना बढ़ा करके गवर्नमेंट कैसा कर सकती है, एक तो ऐसा कर सकती है दोस्तों, जो एक पहला विद्यार्थी था गवर्नमेंट ये देखेगी कि पहले विद्यार्थी ने जो हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो कितने अटेंड किए। सपोज कीजिए इस विद्यार्थी के 150 में से 100 क्वेश्चन सही है, ठीक है ना, और इस विद्यार्थी के भी 150 में से 100 क्वेश्चन सही है। अब गवर्नमेंट ये देखेगी कि इस विद्यार्थी के जो हार्ड लेवल है ना उसके हार्ड लेवल के क्वेश्चन कितने सही हैं। गवर्नमेंट को पता चला कि इस विद्यार्थी ने हार्ड 3 क्वेश्चन किए हैं जो अपने आप में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन, कितने किए हैं, 30 क्वेश्चन किए हैं। और गवर्नमेंट ने जब इसका एनालिसिस किया तो इसको पता चला कि इसने जो है 20 अंक किए हैं, मतलब 20 क्वेश्चन किए हैं हार्ड लेवल के जो अच्छे अंक थे, ठीक है ना।
अब गवर्नमेंट नॉर्मलाइजेशन कैसे करेगी दोस्तों? नॉर्मलाइजेशन इस तरह से करेगी, जिस विद्यार्थी ने 30 अंक हार्ड किए थे 30 क्वेश्चन और इसने 20 किए थे, तो इस बात से स्पष्ट हो गया कि ये जो विद्यार्थी है इसने 30 क्वेश्चन तो किए थे हार्ड और 70 क्वेश्चन किए थे नॉर्मल, और इसने 20 क्वेश्चन किए थे हार्ड और 80 क्वेश्चन किए थे नॉर्मल। तो दोस्तों गवर्नमेंट जो 30 क्वेश्चन वाला विद्यार्थी है ना, इसको ज्यादा अंक देगी, और जो अपना 20 क्वेश्चन वाला विद्यार्थी जिसने 20 क्वेश्चन ही अच्छे लेवल के किए थे और सारे क्वेश्चन सरल किए थे, तब जाके वो 100 पे पहुंचा था, ठीक है ना। तो इस विद्यार्थी को जो है कम अंक देगी बजाय इस विद्यार्थी के, ठीक है ना। तो एक प्रक्रिया ये निर्धारित की जा सकती है, और मुझे जहां तक लगता है दोस्तों इसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है ना। और दूसरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी, दूसरी प्रक्रिया यह है कि सारे विद्यार्थियों के भी अंक बढ़ाया जा सकते हैं, यानी कि इस तरह से की सकता है जैसे वीडियो का जो प्रथम एग्जाम हुआ था ना दोस्तों, उसमें क्या हुआ था, सारे विद्यार्थियों से ये बोल दिया था कि जिस विद्यार्थी के 50% से अधिक अंक है वो सारे क्वालिफाई है मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें हो सकता है कि 12 मार्च वाले विद्यार्थी जितने भी हैं उन सभी के जो है 5-5 क्वेश्चंस इंक्रीज कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। एक इस तरह से तो 12 मार्च वाले विद्यार्थियों के, मैं पर्टिकुलर विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो 12 मार्च वाले विद्यार्थी है, इस तरह से उनका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपका ये नॉर्मलाइजेशन वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट की, जो अगला पॉइंट मैंने आपको छोड़ दिया था। अगला ये दोस्तों 19 मार्च वाले विद्यार्थियों को नुकसान होगा या फायदा होगा, और 12 मार्च वाले विद्यार्थियों को तो सीधा फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, ये समझा दीजिए। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि 19 मार्च वाले विद्यार्थी के अंक कम होते हैं तो उनको सीधा सीधा बात है नुकसान होगा। अब इसको समझ लीजिए किस तरह से, देखिए इसमें भी दो कंडीशन है दोस्तों। एक कंडीशन तो यह है, सपोज कीजिए ये दो विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, एक विद्यार्थी ये रहा और एक विद्यार्थी ये रहा, ये दोनों 19 मार्च वाले विद्यार्थी हैं। यदि इनके अंक कम कर दिए जाएं, यानी ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा कह सकती है कि 12 मार्च वाले विद्यार्थियों के अंक बढ़ाओ मत, ठीक है ना, और आप ऐसे कहो 19 मार्च वाले जो विद्यार्थी हैं उनके -5-5 जो है क्वेश्चंस डिलीट कर दो सारे विद्यार्थियों के। एक कंडीशन में तो इस तरह से यदि किया तो इसमें तो किसी को नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगी इस कंडीशन में, क्योंकि 12 मार्च का एग्जाम हार्ड था तो कट ऑफ कम जाएगी। यदि आपके सपोज कीजिए किसी विद्यार्थी के 100 क्वेश्चन बन रहे और 105 क्वेश्चन ये तो बन रहे थे 12 मार्च में और ये बन रहे थे 19 मार्च में, यदि 5 अंक डिलीट कर दिए तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, और दोनों इक्वल हो गए तो ये भी कट ऑफ को पास करेगा और ये भी कट ऑफ को पास करेगा। तो इस कंडीशन में 19 मार्च वाले विद्यार्थियों को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन यदि अप्लाई कर दी, यानी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो विद्यार्थी, जो मैंने अभी बताया था ना, सपोज कीजिए ये 19 मार्च वाला विद्यार्थी था और ये भी 19 मार्च वाला विद्यार्थी था। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, यदि इस विद्यार्थी के जो है 120 क्वेश्चन सही है, ठीक है, सपोज कीजिए, और इस विद्यार्थी के भी 120 क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। अब इसमें कंडीशन में क्या है कि जो विद्यार्थी अच्छे अंक वाला विद्यार्थी, ये वाला विद्यार्थी, ठीक है ना, तो हो सकता है इसने जो अच्छे हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन किए थे इसके अंक थोड़े बहुत कम कर दिए जाएं, और इसने जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन कम किए थे इसके अंक थोड़े ज़्यादा काट लिए जाएं। अगर ये कंडीशन बनी कि इसने हार्ड लेवल के क्वेश्चन कम किए थे, इसके थोड़े बहुत अंक कम करें, और इसने कम किए थे हार्ड लेवल के क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन ज़्यादा किए थे, तब जाके 120 पे पहुंचाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके अंक ज़्यादा काट लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये कंडीशन तब हो सकती है जब 12 मार्च वाले विद्यार्थियों के साथ भी ये कंडीशन बनेंगे, यानी कि सीधी सीधी कहने का अर्थ यह है, यदि आपका नॉर्मलाइजेशन होता है तो एक कंडीशन में इस तरह से हो सकता है कि सभी के 5-5 अंक 12 मार्च वाले विद्यार्थियों के बढ़ा दिए जाएं, यानी कि इंक्रीज कर दिए जाएं, और 19 मार्च वाले जो विद्यार्थी थे उनके -5 अंक काट लिए जाएं। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, जो अपने 12 मार्च वाले विद्यार्थी थे उनके क्वेश्चन लेवल पर, यानी क्वेश्चन अटेंड किस तरह से हुए हैं उस हिसाब से यहाँ पर जो है अंकों को काट लिया जाए, ठीक है ना। जिसने हार्ड ज़्यादा किए उसके कम, क्योंकि हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने का कहने का अर्थ है कि उस विद्यार्थी ने मेहनत की थी तो वो विद्यार्थी नंबरों का हकदार है, ठीक है ना। और जो जिसने कम अटेंड किए थे तो इसका मतलब यह कि उस विद्यार्थी ने थोड़ी कम मेहनत की थी और उस विद्यार्थी को कम अंक दिए जाए, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर हो सकता है। और यदि यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हुई 12 मार्च में, तो 19 मार्च में दोस्तों वही कंडीशन अप्लाई होगी जो मैंने आपको बताई थी ना, ये वाली भी यहीं पर अटेंड होगी, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में, यानी कि जो आपकी दूसरी कंडीशन थी ना कि हार्ड लेवल और कम लेवल, डाउन लेवल, इस कंडीशन में दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों को नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए क्यों हो सकता है नुकसान, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिसके कम अंक बैठ जाएंगे, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, कम अंक कहने का मतलब है हार्ड क्वेश्चन जिसने कम अटेंड किए थे उसके कम बैठेंगे, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिसने हार्ड क्वेश्चन अटेंड किए थे। अब चूंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं दोस्तों, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने तुक्के भी दिए होंगे, तो उनके हार्ड लेवल के क्वेश्चन अच्छे सही होंगे। तो इसलिए इस कंडीशन में दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है 19 मार्च वाले विद्यार्थियों को, किसको, 19 मार्च वाले को, और 12 मार्च वालों को भी नुकसान हो सकता है।
लेकिन दोस्तों अब किया क्या जा सकता है, गवर्नमेंट किस बेस पे कर सकती है इसका नॉर्मलाइजेशन। तो देखिए दोस्तों, इनकी जो दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, पहली और दूसरी, इस कंडीशन में हालांकि दूसरी कंडीशन को ज्यादा प्रभावी बता रहे टीचर, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कहना है कि लेवल के हिसाब से हम बच्चों के क्वेश्चंस देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है। यदि इस तरह से दिया तो हो सकता है वैकेंसी जो अपनी है ये इस पर रेट वगैरह लग जाए, या फिर इसमें केस वगैरह डाल दें स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यही कंडीशन हो सकती है जो अपनी पहली है ना, ये सोच सकता है कि 5 मार्च जो 19 मार्च वाले विद्यार्थी और 12 मार्च वाले विद्यार्थी हैं, 12 वालों के 5 अंक बढ़ा दिए जाएं और 19 मार्च वाले विद्यार्थियों के 5 अंक कम कर दिए जाएं, और इस हिसाब से सभी को इक्वल कर दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, आप ऐसा मत समझना 19 मार्च वाले विद्यार्थी सर हमारे तो कम हो जाएंगे तो हमारा तो होगा ही नहीं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 105 अंक आ रहे हैं 19 मार्च में, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिसके बेचारे के 100 अंक आ रहे हैं 19 मार्च में, 12 मार्च में, ठीक है ना। अब इसके बेचारे के 5 अंक कम कर दिए जाएंगे तो भी क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो उसके 5 अंक बढ़ाए थोड़ी जा रहे हैं, तो आपको तो इक्वल किया जा रहा है इसके, ठीक है ना। अब जो कट ऑफ है वो दोस्तों फिर 19 मार्च के अकॉर्डिंग नहीं जाएगी, यानी 19 मार्च का सरल एग्जाम था ना उसके अकॉर्डिंग नहीं जाएगी, फिर जाएगी 12 मार्च के कठिन एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि नंबर काटने के बाद 19 मार्च का एग्जाम भी तो कठिन लेवल का हो गया, उनके नंबर भी तो कट गए, तो फिर भी उस कंडीशन में आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि हाउ एनी कंडीशन अगर मैं बात करूं तो किसी भी परिस्थिति में आपको यानी 19 मार्च वाले विद्यार्थी को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 19 मार्च वाले विद्यार्थी को किसी भी कंडीशन में कोई नुकसान नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं कि सर हमको नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। हाँ, नुकसान तब हो सकता है जब 12 मार्च वाले विद्यार्थियों के अंक ज्यादा बढ़ा दिए जाएं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, इतने ही बढ़ेंगे लेवल को देखते हुए, ठीक है ना। या फिर नुकसान तब हो सकता है जब दूसरी कंडीशन को अप्लाई कर दिया जाए, दूसरी कंडीशन थी ना हार्ड लेवल और नॉर्मल लेवल वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, उस कंडीशन को यदि अप्लाई कर दिया गया तो नुकसान हो सकता है दोस्तों। यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी थी, और मुझे उम्मीद है कि सारे डाउट आपके आज क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो दोस्तों बाकायदा कमेंट कीजिएगा, सारे कमेंटों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।